तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमने लगभग फंडामेंटल राइट जो है पूरा कवर हो चुका था। आगे अब देखने वाले हम यहाँ से डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बात की जाए तो यह किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्य को नीति बनाने के लिए कुछ निर्देश चाहिए होता है जो इसमें है। पार्ट 4 में यह है डीपीएसपी कहाँ पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व होते हैं हमारे किस संविधान के भाग में है? भाग 4 में है। 36 से 51 आर्टिकल तक है और यह किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। और आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें पूरे देश के संबंध में यह कहा गया है। और आर्टिकल 37 में कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर प्रवर्तनीय हैं, गैर न्यायोचित है। मतलब अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और आर्टिकल 38 कहता है कल्याणकारी राज्य का विनिर्माण करना, जैसे उनके आय स्थिति सुविधाओं अवसरों में समान जो असमानता है उसको कम करना। न्याय से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक असमानता को कम करना, ये सब क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 कहता है कि सुरक्षित नागरिक सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन का विकास करना, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, पुरुष महिला के लिए समान वेतन कहा गया है। आर्टिकल 39 में क्या गया है? पुरुष व महिला के लिए समान वेतन समान कार्य के लिए। और आगे देखने वाले हैं आर्टिकल 39A, जिसमें न्याय, समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। और आर्टिकल 40 इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 40 से। आगे हम देखने वाले हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करना, वहीं ग्राम पंचायत का गठन, ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 40। 73वें संविधान संशोधन 1992 से पार्ट जो बात की जाए 9 में है या स्थित पंचायत। और आर्टिकल 243A से 243O तक स्थित है यह अंदर। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तभी से है। और आगे हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट रहेगा आर्टिकल 41 में कहा गया है बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता, सुरक्षित नागरिकों के मामले में कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये सब दिया गया है। और आर्टिकल 42 एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें न्याय एवं कार्य की मानवीय दक्षता, मातृत्व राहत, मैटरनिटी रिलीफ के लिए दिया गया है बात। आर्टिकल 43 में कहा गया है कि एक उचित मजदूरी सभी श्रमिकों के लिए जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक जो होता है अवसरों का एक सभ्य मानक तैयार करना। और यहाँ पर तो लगभग सभी आर्टिकल 43 से भी ऐसे ही हैं, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाता है। आर्टिकल 44 एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें कहा गया है सीसीसी, समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 45 इसमें बात की जाए तो सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, आर्टिकल 45 है। भारत के राष्ट्रपति की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है संबंधित। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो यह बात करते हैं तो यह आर्टिकल 42 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे आर्टिकल 43 में कहा गया है कि वह एग्जीक्यूटिव का प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। कौन होगा कार्यपालिका का प्रमुख? राष्ट्रपति। सबसे पहले हम याद रखेंगे 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है? कार्यपालिका का प्रमुख वह बनेगा। आर्टिकल 54 क्या कहता है? निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है यह बताएगा, आर्टिकल 54। और आर्टिकल 55 में बताया गया है चुनाव का तरीका। और आर्टिकल 56 में कार्यकाल बताया गया है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन। और आर्टिकल 58 में योग्यता उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 59 में बात की जाए तो विशेषाधिकार उसके जो होते हैं वो बताया गया है। आर्टिकल 60 में बताया गया है उसके शपथ के बारे में। और आर्टिकल 61 महाभियोग से उसके संबंधित है। यहाँ पर कुछ छूट गए थे पिछले बात की जाए तो, जो हमने वहाँ पर 45 तक पढ़ा था कैसे डीपीएसपी, वहाँ पर 46वां आर्टिकल है कि एससी और एसटी और समाज के अन्य जो कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें अन्याय व शोषण से बचाना, आर्टिकल 46 कहता है।
आर्टिकल 47 में बताया गया है कि जो मादक पेय हैं और नशीली पदार्थ का सेवन प्रतिबंधित करता है और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। 48 हो गया ऐसे ही आर्टिकल, गाय बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध को प्रतिबंधित करता है, मवेशियों के पालन में उनकी नस्लों में सुधार करता है, आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करता है। आर्टिकल 49 में कहता है कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचियों के स्मारक स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करता है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। आर्टिकल 50 में लिखा गया है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप याद रखिएगा। आर्टिकल 50 में लिखा गया है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। और आर्टिकल 51 में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना। आगे के हम इम्पोर्टेंट हम देखने वाले हैं, हमने देख चुके हैं थे। अब हमने डीपीएसपी खत्म हो चुका है, तो अब मूल कर्तव्य देखते हैं। मूल कर्तव्य बात की जाए तो यह किस देश से प्रेरित है? यूएसएसआर से। यह किस आर्टिकल में स्थित है? तो 51A, आर्टिकल 51A 51A में स्थित है। और किस पार्ट में स्थित है? तो कौन सा पार्ट है? 4A। कौन सा पार्ट है? 4A 4A। और मूल संविधान में शामिल नहीं है, यह मूल संविधान में शामिल नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। किससे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से यह जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन एक्ट से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन एक्ट। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम में आया था 1976 से जोड़ा गया था। शुरुआत में बात की जाए तो इसमें 10 बिंदु थे, बाद में एक बिंदु और जोड़ा गया समय के साथ, वो 11वां बिंदु था। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से 11वां बिंदु जोड़ा गया था मूल कर्तव्य में। तो हमने जाना कि मूल कर्तव्य क्या होता है। हम आपसे कुछ क्वेश्चन जैसे पूछ सकते हैं कि मूल कर्तव्य किस आर्टिकल से जोड़ा गया था? तो सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा हो गया। मूल कर्तव्य किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। और यह किस आर्टिकल में स्थित है? तो 51A में स्थित है। और ये किस भाग में स्थित है? तो भाग 4A में स्थित है। और किस देश से? तो हमें ये पता है कि यूएसएसआर से। और इसमें शुरुआत में कितने टोटल बिंदु थे? मूल रूप से तो 10 बिंदु थे, बाद में एक 11वां बिंदु जोड़ा गया था जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की ये आयु को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना था, 11वां बिंदु। और 11वां बिंदु जिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था वो कौन सा था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11वां बिंदु जोड़ा गया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि मूल कर्तव्य क्या होता था। यहाँ पर मूल कर्तव्य खत्म हुआ। आगे के हम वीडियो पे देखने वाले हैं पेज पर से। अब क्या है? भारत के राष्ट्रपति। हमने पहले अभी देखा था कि भारत के राष्ट्रपति से कौन कौन सा आर्टिकल संबंधित था। तो बात करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का ये बात की जाए तो किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राज्य और सरकार के संवैधानिक प्रमुख होता है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? जो हमारे देश और सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। नाम मात्र का ही होता है, लेकिन वैसे तो कहे कि जो रियल होता है वो कौन सा होता है? प्रधानमंत्री। पर मतलब नाम का ही, पर मतलब प्रमुख कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति होता है हमारे देश का। सरकार यानी देश संविधान के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो एग्जीक्यूटिव का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? कि आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और कार्यपालिका, कार्यपालिका आपने पहले लिखा था एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जिसमें प्रेसिडेंट प्रमुख होता है, फिर उसके नीचे पीएम होता है, फिर उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण होता है, फिर उसके बाद नीचे जो होते हैं आईएएस होते हैं। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यकारी का प्रमुख होगा, जो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। आर्टिकल 54 में क्या गया है? राष्ट्रपति का चुनाव, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होगा, जिसमें बात की जाए तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कि 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 से जोड़ा गया था। तो मतलब इसमें कौन कौन भाग लेते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
सदस्य देखिए, निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? वो जो चुनाव जीत कर आते हैं, और नामांकन जो चुन कर आते हैं, और नामांकन सदस्य भाग नहीं लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हम जब बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं? जो नामांकन, जैसे जो हमने देखा था कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती है, 250 सीटों में तो 238 तो जो इलेक्टेड होकर आते हैं, जो जिनका चुनाव होता है, और कुछ होते हैं जिनका नामांकन होता है, 12 होते हैं जो राष्ट्रपति उनको नामांकित करता है, तो वो क्या करते हैं? वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में वही भाग लेंगे जो कि चुन कर आते हैं, इलेक्टेड होकर आते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आपको याद रखना होगा, इतने ही शामिल होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति चुनाव में शामिल, लेकिन जो महाभियोग में उनके शामिल में कोई भूमिका नहीं होती। देखिए, जो विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो तो शामिल हो गए हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन जब हम बात करते हैं महाभियोग में राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसमें कोई भाग नहीं लेता है विधायक। मतदान एक गुप्त मतपत्र प्रणाली द्वारा होता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का एक जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? एक गुप्त मतपत्र प्रणाली द्वारा होता है, बैलेट पेपर। और आर्टिकल 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसा है? तो यह किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं होता, बैलेट पेपर का यूज होता है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव एक्ट 1952 के तहत उम्मीदवार के नामांकन को कम से कम, मतलब आपको राष्ट्रपति पद के लिए या फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होने के लिए, नामांकन होने के लिए कम से कम आपको 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, तभी आपका जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होंगे। कुल वैध मतों का आपको अगर राष्ट्रपति बनना है तो 50% से अधिक लाना होगा। कई प्रत्याशी होने पर उम्मीदवारों की संख्या से कुल मतों का विभाजन किया जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है नोट, यहाँ पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का आयोजन व निगरानी की दिक्कत आने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है। तो मतलब भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी देखरेख कौन करता है? चुनाव आयोग। अगर कोई मान लीजिए अगर डिस्टर्बेंस आता है, दिक्कत आता है, तो उस पर फैसला कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। केवल एक राष्ट्रपति अब तक नीलम संजीव रेड्डी ही हुए जिन्होंने, बात की जाए, निर्विरोध चुनाव जीते थे। तो कौन एक ऐसे राष्ट्रपति भारत के हुए थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार चुने गए थे। 2 बार चुने गए राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 राष्ट्रपति, और आगे भी जाकर ये बहुत पहले का है, और 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मौत कार्यकाल में हुई थी। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? उस तिथि से 5 साल तक जब वह कार्यकाल में अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। आर्टिकल 57 कहता है पुनर्निर्वाचन। इस्तीफा राष्ट्रपति को संबंधित करते, इस्तीफा या मृत्यु पद खाली हो सकता है। तो पुनर्निर्वाचन कब होता है राष्ट्रपति का? जब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति इस्तीफा अपना दे दे, या फिर इस्तीफा या मृत्यु से पद खाली हो सकता है। कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं? और आर्टिकल 58 कहता है भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता। आर्टिकल 58 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कम से कम पूरी कर लिया हो, वह लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और यह क्या कहता है? प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्य मंत्री, ये सब लाभ का पद नहीं है। तो आर्टिकल 58 कहता है भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता है और भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कम से कम पूरी कर ली हो, और लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, दिवालिया ना हो, और लाभ के पद पर आसीन ना हो। जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्य मंत्री, ये सब लाभ के पद नहीं है। यहाँ पर अब आगे देखने वाले हैं आर्टिकल 59। देखिए, आर्टिकल 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। राष्ट्रपति की आर्टिकल 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार जो होते हैं, राष्ट्रपति अपने कार्यों के प्रयोग हेतु किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो राष्ट्रपति को यह पावर मिला है कि वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है अपने कार्यों के लिए।
आगे के इम्पोर्टेंट देख लिए हैं कि राष्ट्रपति को न तो गिरफ्तार किया जा सकता, न ही कार्यालय के दौरान किसी भी अदालत में उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बैठा है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और न ही कार्यालय के दौरान किसी भी अदालत में उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। कार्यालय के दौरान किसी भी अदालत में उपस्थित हेतु वह बाध्य नहीं है। उसके खिलाफ दीवानी मामला आरंभ करने से 2 माह पूर्व सूचना देना होगा। जो अनुमोदन भत्ते और विशेषाधिकार जो संसद द्वारा निर्धारित होता है, जिन्हें उसे कार्यालय के दौरान कम नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 राष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 16 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, जिसमें शपथ व भारत के मुख्य न्यायाधीश व उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के उपस्थिति में लेगा। और आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। संवैधानिक माध्यम से जो राष्ट्रपति पद के लिए औपचारिक निष्कासन, उन पर महाभियोग संविधान का उल्लंघन के लिए लगाया जा सकता है। जो इम्पीचमेंट होता है राष्ट्रपति के लिए लगाया जाता है। आरोपों को किसी भी संसद से निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लिए 14 दिन पहले उसे नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को। फिर उस नोटिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर यदि दूसरा सदन आरोपों को बनाए रखता है। मतलब सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 14 दिन पहले सदन में नोटिस देना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करके यदि दूसरा सदन आरोपों को बनाए रखता है और यदि सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करता है तो राष्ट्रपति उसी दिन से निष्कासित हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा सदन में। फिर 1/4 मेंबर साइन करेंगे। फिर अगर 2/3 मेंबर अगर सदन के पास कर देते हैं तो वहीं उसी दिन से राष्ट्रपति पद से निष्कासित हो जाएगा। और आगे देखते हैं महाभियोग क्या है। एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। संसद का कोई मनोनीत सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेता, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है। देखिए, जो नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर्स, वो उसके चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं। देखिए, चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। और उसके महाभियोग में कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मनोनीत भी। आर्टिकल 69 कहता है यदि राष्ट्रपति पद जो खाली हो गया फिर मर गए तो महाभियोग त्याग पत्र तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होंगे। मतलब यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसकी जगह कौन बनेंगे, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे। उपराष्ट्रपति के ना होने पर सीजेआई जो होते हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये सब 6 महीने तक पद पर रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए अगला। और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं, जो कार्यकारी शक्तियां होती है, विधायी, न्यायिक, आपातकालीन। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, वीटो पावर और अध्यादेश शक्ति और न्याय राजनयिक शक्ति और सैन्य शक्ति। कार्यकारी शक्ति में हम बात करते हैं तो सभी कार्यकारी उसके जो कार्यों के नाम पर किया जाता है। शीर्ष प्रमुख नाम मात्र का ही प्रमुख होता है, लेकिन वह एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करते हैं, पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को बुलाते हैं और वर्ष में कम से कम 2 बार संसद सत्र को बुलाते हैं। 2 सत्रों के बीच के अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। और विधायिका में बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा है। कार्यपालिका के अंदर हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट प्रमुख होता है, फिर उसके नीचे प्रधानमंत्री वो नियुक्त हुआ करता है, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर आईएएस होते हैं। न्यायपालिका में हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति कैग न्यायवादी हो गए और यूपीएससी अध्यक्ष, ये सब जो सदस्य हो गए, गवर्नर, वित्त आयोग अध्यक्ष सदस्य आदि की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट अनुसूचित क्षेत्र निर्धारित करने की शक्ति भी है उसके पास। विधायी शक्ति क्या है, राष्ट्रपति के पास पीएम की सिफारिश पर अवधि समाप्त होने से पहले भी लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। प्रेसिडेंट साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित कर सकते हैं। राज्यसभा में 250 टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें से 238 बात की जाए तो निर्वाचित होते हैं और 12 बात की जाए तो प्रेसिडेंट्स के पावर होती है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं 12 जो सदस्य होते हैं उनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से नामांकित कर सकते हैं। कोई बिल पास कब होता है, जब लोकसभा उसे पास कर दे, राज्यसभा भी पास कर दे और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे तो वह एक्ट बन जाता है।
और अगर कोई बिल है उस पर लोकसभा उसने पास कर दिया, राज्यसभा ने काट दिया और प्रेसिडेंस के पास नहीं पहुंचा, तो क्या होगा? तो प्रेसिडेंस क्या करेगा? जो प्रेसिडेंट होगा उसको आर्टिकल 108 से ज्वाइंट सिटिंग कराएगा, दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एक कमरे में बुलाकर 50% प्लस वन अगर वोटिंग हो जाती है तो वो जो बिल होता है वो पास हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, जो ये ज्वाइंट सिटिंग होता है। और नहीं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, या फिर अगर वो भी ना रहे तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। न्यायिक शक्ति क्या है राष्ट्रपति की? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 217 विधि के द्वारा किसी भी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेते हैं। आर्टिकल 143 तो मतलब कि आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 से जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति के बाद से बात की जाए तो कुछ आपातकालीन शक्तियां होती हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की आर्टिकल 352 आर्टिकल से, राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल से और वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल से। आर्टिकल 352 में बात की जाए तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट के पावर होती है किसी भी कानून को बनाने का अधिकार और मौलिक अधिकारों को निलंबन का अधिकार, इसके पास पावर होती है राष्ट्रपति के पास। और आर्टिकल 356 से बात की जाए तो यदि किसी राज्य में संवैधानिक विफलता गड़बड़ी होने पर राष्ट्रपति उस राज्य के विधानसभा को भंग कर देता है और राज्य की सभी शक्तियां संसद में निहित हो जाती हैं। आर्टिकल 360 में वेतन भत्ते कम करना, राज्य की वित्त शक्ति भी राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। प्रेसिडेंट जो होता है उसकी क्षमादान शक्ति किससे है? आर्टिकल 72 से जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति इससे संबंधित है। और सैन्य शक्तियां, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की पावर किस में है? राष्ट्रपति के अंदर। राजनयिक जो शक्तियां उसको कुछ दी गई हैं, वह अन्य देशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, वह अन्य देशों में राजदूतों की जानकारी भारत में प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 से संबंधित है। और राज्यपाल की बात की जाए तो आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान शक्ति है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, न ही अदालत व मार्शल लॉ के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति सेना न्यायालय, किसी भी न्यायालय के दंड के मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय ने आपको दंड दिया हो, चाहे जो भी हो, मृत्युदंड चाहे जैसा भी हो, राष्ट्रपति के पास वह पावर होती है कि वो उसको माफ करते हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। वीटो शक्तियां कुछ दी गई हैं जो प्रेसिडेंट को, इसका मतलब होता है किसी चीज को रोकना। पूर्ण वीटो या आत्यंतिक वीटो क्या होता है? तो इसका मतलब होता है यदि लोकसभा और राज्यसभा कोई बिल आता है उसको पास कर देते हैं और प्रेसिडेंट उसको रोक देता है वीटो पावर लगाकर, पूर्ण वीटो का प्रयोग करके। और 1954 में बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू जो होता है स्वीकृति विधेयक को रोक दी थी। 1991 में आर वेंकट रमन ने सांसदों के वेतन भत्ते बिल पर रोक लगाई थी इससे। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति किसी पास हुए बिल को पुनः विचार के लिए संसद में लौटाकर इसे निलंबित कर सकता है। यदि संसद फिर वैसे ही बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति उसको ना नहीं करती, उस पर साइन करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। पॉकेट वीटो क्या होता है? तो पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति किसी भी बिल को ना ही मंजूरी देता है ना ही पुनः विचार के लिए भेजता है, बिल को लटकाए रखता है, तो इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। नोट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो उस पर राष्ट्रपति को कोई भी पावर नहीं है कि वो वीटो का इस्तेमाल करे, बिल को पास करने के लिए वह बात ही है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 से अध्यादेश से कोई ई कानून बना सकता है। तो किस आर्टिकल से बना सकता है अध्यादेश से कोई कानून? तो आर्टिकल 123 से। लोकसभा और राज्यसभा के ला सकता है और बिना, मतलब क्या करता है, लोकसभा और राज्यसभा की जरूरत नहीं होती है अध्यादेश से कोई मतलब कानून। तो मतलब यह पावर दिया गया है राष्ट्रपति को कि वह आर्टिकल 123 से लोकसभा या राज्यसभा के बिना ही कोई कानून ला सकता है। लोकसभा या राज्यसभा के ना हो तब अधिकतम अध्यादेश का समय 6 महीने 6 सप्ताह। मतलब जो ये कानून लाता है राष्ट्रपति जो अपने अध्यादेश से आर्टिकल 123 से, तो यह इसका समय कितना हो सकता है? मैक्सिमम
6 महीना और 6 सप्ताह। सभी प्रकार के धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति से आएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं संबोधित कर कर, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। राष्ट्रपति के शपथ जो होता है वो कौन दिलाता है, तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और कैग जो होता है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है कैग की नियुक्ति। और यूटी का प्रशासन जो संघ शासित प्रदेश हो गए उसके कौन करता है, तो राष्ट्रपति उसका प्रशासन करता है। पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि संसद में क्या होता है, जो विधायिका होता है लेजिस्लेटिव, उसमें क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा। इनका काम क्या होता है विधायिका लेजिस्लेटिव का, तो इनका काम होता है कानून का निर्माण करना। इसके 3 भाग होते हैं जो हम बात करते हैं। तो पार्लियामेंट संसद के कितने भाग होते हैं, 3। इसमें कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और हाउस कितने होते हैं, तो सदन जब हम बात करते हैं तो 2, लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। तो कितने भाग होते हैं पार्लियामेंट के, 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और कितने सदन होते हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का गठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक संसद के बारे में दिया गया है भाग 5 में। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन। भाग 5 में किससे संबंधित है, तो भाग 5 संसद के बारे में दिया गया है, जिसके गठन, संरचना और अवधि, अधिकारियों और विशेष अधिकार के बारे में बताया गया है। कानून का निर्माण करना क्या होता है संसद का काम, आर्टिकल 79 से 122 में दिया गया है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं जो भाग होते हैं। कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा में बात करते हैं तो यहाँ पर राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। इसमें से 238 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। और ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन होने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। और वहीं जो 12 होते हैं, 12 का नामांकन होता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। और यह जो प्रक्रिया नामांकन होने की है किस देश से लिया गया है, तो ये राष्ट्रपति से लिया गया है। अनुसूची 4 में हम बात करते हैं तो राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है। राज्यसभा के में जो बात करते हैं तो राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और जिसमें 250 टोटल सीटें होती है। प्रत्येक सीट उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है, जैसे यूपी में 31 हो गया, त्रिपुरा में 1 हो गया। जबकि यूएसए में सीनेट जो होता है उच्च सदन होता है, प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो जनसंख्या के आधार पर होता है। पीएम के चुनाव में जीतने वालों को सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं। और सीएम के चुनाव में जीतने वालों को विधायक, एमएलए कहते हैं। लोकसभा जो होते हैं कि चुनाव में सीधे जनता चुनाव वोट करती है, राज्यसभा के चुनाव में एमएलए भाग लेते हैं, चुनते हैं। लोकसभा में हम जब बात करते हैं तो अधिकतम संख्या कितनी होती है, 552 पहले थी। 530 राज्यों की जनता चुनती है, तो 530 राज्यों की जनता से आते हैं। और 20 जो संघ शासित प्रदेशों से आते हैं। और 2 जब थे पहले थे एंग्लो इंडियन से आते थे, आज नहीं है। 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बात की जाए 2019 से, 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था जिसकी से बात की जाए तो 2 जो एंग्लो इंडियन से आते थे नामांकित होकर सदस्य, अब वह नहीं होते हैं, उसको खत्म कर दिया गया है। तो किस एक्ट से बात की जाए तो जो 2 एंग्लो इंडियन से आते थे, कह सकते थे 2 मेंबर नामांकन होते थे राज्यसभा में, तो किस आर्टिकल से, मतलब किस संविधान संशोधन से खत्म किया गया, तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से खत्म कर दिया गया इसको। 61 बात की जाए तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, तो इसमें बात की जाए तो जो मतदान की आयु 61 से 21 से, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। और यह कब किया गया था, 1989 में। 2 एंग्लो सीट बात की जाए तो यह केवल 1960 तक था, लेकिन 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 से इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसे राष्ट्रपति नियुक्त करते थे। राज्यसभा में बात की जाए तो 1952 में यह लगातार चलने वाली संस्था है। तो राज्यसभा क्या है, एक लगातार चलने वाली संस्था है, यह कभी भी रुकी नहीं है। कार्यकाल इसके बाद की जाए तो 6 वर्ष का होता है इसके सदस्यों का। प्रत्येक जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष के अंतराल में पुनः निर्वाचित होते हैं। और हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर इसके होते हैं रिटायर होते हैं। और हर 2 साल में 1/3 निर्वाचित होते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए इसका प्रोसेस राज्यसभा का है जो लगातार चलता रहता है। जो उनकी जो कार्यकाल की अवधि होती है जो सदस्यों की, तो 6 वर्ष का होता है।
और हर जो बात की जाए तो 2 साल में 1/3 मेंबर जो होते हैं रिटायर होते हैं, और हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में बात की जाए तो ये निरंतर चलने वाली संस्था नहीं है, इसमें एक रुकावट होती है। हर 5 साल में इसका चुनाव होता है। 5 साल पहले भी भंग हो सकता है और बीच में भी भंग हो सकता है। आपात स्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है, किंतु आपातकाल के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। नोट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप फैक्ट्स है, जैसे स्पीकर जो होता है, अध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसकी जो अवधि कितनी होती है, 5 साल की। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो स्पीकर की अवधि 5 साल होती है, लेकिन सदस्य में अंतर होता है। जो लोकसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है उनकी कार्यकाल की, तो 5 साल होती है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्यों की अवधि कितनी होती है, 6 साल। सदन बात की जाए तो लोकसभा प्रत्येक 5 सालों में बदल जाता है, लेकिन हम बात करते हैं चुनाव होता है हर 5 साल में, लेकिन ऐसा नहीं है। और राज्यसभा में लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ परमानेंट चलती रहती है। और संसद के सदस्यों की योग्यता बात करते हैं जब लोकसभा की, तो लोकसभा में 25 वर्ष मिनिमम एज है क्राइटेरिया। संसद के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा के कितने सदस्यों की योग्यता है, मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता कितनी है, मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए। तो राज्यसभा सदस्यों की मिनिमम आयु 30 वर्ष, और लोकसभा के सदस्यों की मिनिमम आयु 25 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों की मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए संसद के जो सदस्य होने के लिए। चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेना अनिवार्य होता है। जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनुसार भारत का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। पदों की रिक्तता, यदि कोई सदस्य 60 दिनों से अधिक समय की अवधि के लिए संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। इसमें सदन की 4 दिन से अधिक के स्थगन शामिल नहीं की जाएगी। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं सदस्यों द्वारा चुनकर आते हैं। सबसे पहले देखिए एक राष्ट्रपति होता है जो क्या करता है, जब नए नए आते हैं तो एक प्रोटेम स्पीकर का चुनता है, फिर उसे शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का जो काम होता है वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, फिर उसके बाद स्पीकर का चुनाव कराता है और स्पीकर बन जाता है। इस तरह तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर चुनता है। वह प्रोटेम स्पीकर जो बनता है वो प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को बात की जाए तो शपथ दिलाता है, और फिर राष्ट्रपति स्पीकर चुनाव की घोषणा करता है। फिर स्पीकर का चुनाव होता है और स्पीकर जो जीत जाता है वह लोकसभा का स्पीकर बन जाता है। अनुसूची 3 में संसद के सदस्यों के शपथ का उल्लेख किया गया है। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा के जो स्पीकर संसद को हटाया जा सकता है, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं संसद को हटाया जा सकता है। वह जब सांसद ना हो, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको संसद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है, जब वह सांसद ना हो या फिर अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र, मतलब वह अपना ही त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंप दे, या फिर 14 दिन पहले नोटिस देकर सदस्यों द्वारा बहुमत से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष कार्य व उनकी शक्तियाँ, देखिए कोरम जो होता है मतलब मिनिमम एक सदस्यों का अनिवार्यता होती है कि मतलब अगर इतने सदस्य नहीं आएंगे तो वह तो जो सदन को स्थगित कर देता है। तो कोरम क्या होता है, मिनिमम सदस्य होते हैं, मतलब कुल सदस्यों का इसमें बताया गया कि 1/10 मेंबर्स जरूरी होते हैं लोकसभा की कार्यवाही चालू करने के लिए। अगर 1/10 मेंबर नहीं उपस्थित होते हैं तो उसके पास यह पावर है अध्यक्ष के पास कि वह सदन को स्थगित कर देगा। किसी विशेष स्थिति में वोट देते हैं बराबरी, जैसे अगर कोई वोटिंग हो रही है उसमें अगर बराबरी हो गई है तो उसमें वोट करते हैं अध्यक्ष। संयुक्त बैठक जब होती है तो बात की जाए तो जब कोई बिल हम जानते हैं कि लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा काट देती है, और अगर वह जरूरी है तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग कराता है। उस ज्वाइंट सीटिंग में बात की जाए तो उसके हेड कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। अगर स्पीकर ना हुए लोकसभा के तो कौन करता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर वह भी ना हुए लोकसभा के उपाध्यक्ष तो कौन करता है, राज्यसभा के उपसभापति। याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं, राज्यसभा के उपसभापति करते हैं यहाँ पर। अगर नहीं हुए तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन डिसाइड करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। सदन के नेता कौन होते हैं, पीएम के आग्रह करने पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव भी इसके अध्यक्ष की तरह होता है, और लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष चुनाव की तारीख तय करता है। जो अध्यक्ष होता है वो
चुनाव की तारीख निर्णय करता है, उसको डिसाइड करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष की चुनाव। लोकसभा उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसे में सदन का सदस्य न रहने पर त्यागपत्र देकर 14 दिन पहले नोटिस या फिर बहुमत से हटाया जा सकता है। तो मतलब लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो कैसे हट सकता है, या तो त्यागपत्र अपना दे दे, या फिर सदन का सदस्य ही ना हो, या फिर जो होता है 14 दिन पहले जो जो सभी सदस्य होते हैं वो बहुमत से हटा सकते हैं। लोकसभा के जो सदस्य की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष वैसे ही काम करता है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर। और लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की डेट कौन तारीख करता है, तो तारीख तय करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बताता है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव कब होगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की डेट कौन तारीख तय करता है, तो लोकसभा का स्पीकर। और राज्यसभा की हम बात करते हैं तो इसमें जो इसका हेड कौन होता है, राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन कौन होता है, हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति सभापति ही होगा। और लोकसभा के जो स्पीकर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करा सकता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं करा सकता। यहाँ पे याद रखें कि जब आर्टिकल 108 से जो राष्ट्रपति होता है, यदि कोई बिल जरूरी है, लोकसभा ने उसे पास कर दिया है, राज्यसभा ने उसे काट दिया है, तो बात कहते हैं तो वह अगर जरूरी है तो ज्वाइंट सीटिंग जब होगा तो उसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। राज्यसभा के सभापति उसके जो अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। सभापति सदन का सदस्य ना होते हुए भी किसी भी सदन पर निर्णय या मत दे सकता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है, जब राष्ट्रपति का कार्य करता है तो वह सभापति का भत्ता नहीं पाता है। तो मतलब जब अगर वह किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है, या फिर डेथ हो चुके, या फिर वो उनका पद से कह सकते हैं कि बर्खास्त कर दिया गया है, या फिर किसी कारण से उसकी जगह अगर राज्यसभा के सभापति कार्य करते हैं, तो जो राष्ट्रपति के जो उसके जो वेतन हो गए वो सब पाएगा, ना कि वह बात की जाए तो जो सभापति का भी भत्ता पाता है। तो मतलब उसे एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। राज्यसभा के उपसभापति इसमें बात की जाए तो इसके चुनाव जो होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, उपसभापति सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उपसभापति त्याग दे सकता है। राज्यसभा सदस्य न होने पर त्याग पत्र देकर 14 दिन पूर्व नोटिस देकर बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है उसको। तो जो उपसभापति होता है कैसे हट सकता है, या तो वह खुद अपना त्याग पत्र दे दे, या फिर राज्यसभा के सदस्य के ना होने पर, मतलब वह राज्यसभा का सदस्य ना हो, या फिर त्याग पत्र देकर, या फिर 14 दिन पूर्व नोटिस देकर बहुमत द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकता है। संसदीय सत्र में हम जब बात करते हैं आर्टिकल 85 से, तो संसदीय सत्र क्या होता है, काम कैसे करता है। संसद में विचार विमर्श होता है। आर्टिकल 85 से राष्ट्रपति एक सत्र की अंतिम बैठक अगले सत्र की पहले बैठक के बीच 6 माह अधिक अंतराल ना हो। मतलब एक बैठक से और दूसरे बैठक के बीच में 6 माह से अधिक अंतराल ना हो किसी भी सत्र के। तो आर्टिकल 85 से राष्ट्रपति एक सत्र की मतलब कह सकते हैं कि 2 से अधिक हो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, मतलब एक जो 2 मतलब सत्र के बीच में 6 महीने का अधिक ना हो अंतराल। बजट सत्र क्या होता है, फरवरी से मई तक होता है। और मानसून सत्र बात करते हैं तो जुलाई से सितंबर तक के बीच में होता है लगभग। और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। सत्र को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। सत्र में संसद बैठक करके चर्चा करती है। संसद की बैठक को निम्न तरीके से समाप्त किया जा सकता है, स्थगन करके, जब अध्यक्ष कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए स्थगित कर दे। जब अध्यक्ष के पास पावर होती है कि वह कुछ निश्चित समय के लिए स्थगित कर देता है तो उसे स्थगन कहते हैं। अनिश्चितकालीन स्थगन, जब अध्यक्ष या फिर सभापति बिना सूचना के स्थगित कर दे, इसे कहते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन। सत्रावसान, अध्यक्ष या सभापति सदन पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे तो उसे सत्रावसान कहते हैं। विघटन क्या होता है, केवल लोकसभा में ही होता है, जैसे सरकार गिरने पर या फिर 5 साल पूरे होने पर। हम जानते हैं कि राज्यसभा में विघटन ही नहीं होता है, क्योंकि उसका चुनाव हर 2 साल में होता है। उसके हर जो होते हैं 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं 2 साल में, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर निर्वाचित होते हैं और चुने जाते हैं। सदस्य की प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। हम बात करते हैं तो
प्रातः एक होता है 11 AM से बात कर लेते हैं 1 PM तक, 11 AM से 1 PM तक प्रातः, और दोपहर का होता है 2 बजे से 6 PM तक। सत्रावसान क्या होता है? तो सत्रावसान राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी संसद का सत्रावसान कर सकता है। तो मतलब राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वह सत्र के दौरान ही संसद का सत्रावसान कर दे। विघटन डिसॉल्व क्या होता है? तो विघटन होता है, जैसे यह केवल लोकसभा में होता है, जैसे मतलब या तो 5 साल पूरे हो चुके हैं या फिर किसी कारणवश उसके पास बहुमत न हो। जब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होगा या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के लिए बढ़ाया गया हो, किंतु आपातकालीन खत्म होने पर 6 माह से ज्यादा लोकसभा का कार्यकाल नहीं हो सकता है। तो मतलब आपातकाल होने पर भी विघटन हो सकता है, लेकिन जब आपातकाल के समय बात की जाए तो खत्म होने पर 6 माह के अंदर ही लोकसभा का कार्यकाल नहीं हो सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है आपातकाल खत्म होने के बाद। सदन में बहुमत न होने पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन निर्णय लेता है। कोई विधेयक जो होता है, बिल होता है, लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट से जो होता है हमारे राष्ट्रपति उसे पास कर दे तो एक्ट बन जाता है। विघटन होने पर हम बात करते हैं तो अगर जैसे 5 साल पूरा हो गया हो तो विघटन होता है, तो उस समय कोई भी प्रेसिडेंट नहीं होते, जैसे लोकसभा का नहीं होता है। तो जो विघटन होता है उसके पर कोई बिल क्या होता है, तो लोकसभा अगर पास कर देता है, राज्यसभा उसे अगर खारिज कर देता है तो वह बिल जीरो हो जाएगा। यदि लोकसभा उसको काट दे और राज्यसभा उसको पास कर दे तो बिल बन जाता है। तो इसमें किसमें पावर, जब भी विघटन हो जाती है तो सभी पावर राज्यसभा में हो जाती है। अगर राज्यसभा पास करे तो भी बिल जीरो हो जाएगी, अगर वह ना पास करे तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब राष्ट्र लोकसभा अगर किसी बिल को काट देती है और राज्यसभा पास कर दे तो वह बिल बन जाता है। कोरम क्या होता है? संसद में 1/10 सदस्यों का आना जरूरी होता है। तो संसद में 1/10 सदस्य का आना जरूरी होता है। ना आने पर जो संसद का जो अध्यक्ष होता है वह सदन को स्थगित कर देगा, सदन शुरू नहीं होगा। तो कोरम क्या होता है? जो सदस्यों का होता है 1/10 भाग आना जरूरी होता है। साइन डाई क्या होता है? तो साइन डाई सदन का अध्यक्ष या फिर सभापति सदन की अगली तिथि घोषित किए बिना स्थगित कर दे तो इसे साइन डाई कहते हैं। तो मतलब सदन का जो अध्यक्ष होता है या फिर सभापति हम कहें, सदन की अगली तिथि घोषित किए बिना, मतलब अगला डेट नहीं बताया है कब शुरू होगा और उससे पहले ही उसे बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं? साइन डाई। सदन में मतदान कुछ मामलों में किसी को हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति का महाभियोग हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, संविधान संशोधन, लोकसभा व राज्यसभा अध्यक्ष आदि से होता है। मतदान बात की जाए तो यस या नो करके किया जाता है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, संविधान संशोधन, लोकसभा व राज्यसभा अध्यक्ष आदि, तो इनका क्या होता है? आगे हम देखते हैं लेम डक। लेम डक क्या होता है? तो पुरानी लोकसभा के सदस्य नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? लेक डक, लेम डक। उन्हें क्या कहते हैं? लेम डक किसे कहते हैं? जो पुरानी जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नए निर्वाचन में जीत नहीं पाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? लेम डक। और संसदीय कार्यप्रणाली बात की जाए तो आर्टिकल 118 से है। आर्टिकल 118 से संसद का प्रत्येक सदन अपनी कार्यप्रणाली के लिए नियम बना सकता है, जैसे पूछने की विधि, चर्चाएं, प्रस्ताव आदि। प्रश्नकाल क्या होता है? देखिए प्रश्नकाल क्या होता है? संसद का पहला घंटा जो होता है प्रश्नकाल होता है 11 बजे से 12 बजे तक। जब संसद जो सदस्य होते हैं मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के हो सकते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना पत्र। जो ये तारांकित प्रश्न होते हैं इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, और अतारांकित प्रश्न होते हैं इनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। अनस्टेटेड क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, अतारांकित प्रश्न। अल्प सूचना पत्र ऐसे होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे 10 दिन पूर्व सूचना देकर पूछा जाता है, इसका जो उत्तर लिखित दिया जाता है। तो अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है? 10 दिन पूर्व सूचना देकर पूछा जाता है, इसका उत्तर लिखित दिया जाता है। संसद का गठन 3 अंग होते हैं। संसद का अंग कौन से होते हैं? संसद के 3 अंग: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। शून्यकाल क्या होता है? तो
संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल से ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। यह 1960 से 1970 के समय समाचार पत्रों में दिया गया। आज में इस समय में हम बात करें तो संसदीय नियमावली में नहीं है। यह बिल को नाम से जाना जाता है जब एमपी लाता है तो प्राइवेट बिल। देखिए, यदि कोई एमपी बिल लाए तो उसे प्राइवेट बिल कहेंगे, यदि कोई मंत्री बिल लाता है तो उसे सरकारी बिल कहते हैं। प्रस्ताव क्या होता है? किसी विषय पर सदन की राय जानना प्रस्ताव होता है। तो प्रस्ताव क्या होता है? किसी विषय पर सदन की राय जानना प्रस्ताव होता है। कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? तो विश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष जो द्वारा लाया जाता है। ऐसा प्रस्ताव सत्ता पक्ष राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रस्तुत करता है। आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति बहुमत सिद्ध करने का मौका देता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? जो अविश्वास प्रस्ताव कम से कम सदन के 50 सदस्यों द्वारा उनके हस्ताक्षर से लाया जाता है। अगर यह पास हो जाए तो क्या होता है? सरकार गिरी जाएगी। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? तो निंदा प्रस्ताव सेंसर मोशन सदन में विपक्ष द्वारा 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से किसी मंत्री या मंत्रिपरिषद की आलोचना के लिए लाया जाता है। इसके पारित होने पर सरकार पर दबाव लाया जाता है, लेकिन सरकार बाध्य नहीं है इसके लिए। तो कॉन्फिडेंस मोशन विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों में क्या अंतर है? तो विश्वास प्रस्ताव से सरकार बन जाती है और अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सरकार गिर जाती है। निंदा प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं। ध्यानकर्षक प्रस्ताव, कोई प्रचलित टीवी के मुद्दों को सदन में ध्यान खींचना। और स्थगन प्रस्ताव, ऐसे हाल के किसी लोक महत्व या फिर किसी मामले की ओर सदन का ध्यान खींचना जो कि किसी सूचना देरी से मिलने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संसद में प्रवेश होने वाले बिल, सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल क्या होता है? यदि कोई मंत्री मिनिस्ट्री द्वारा पेश किया जाए तो उसे सरकारी बिल कहते हैं। और प्राइवेट मेंबर बिल कह सकते हैं। गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? किसी एमपी द्वारा पेश किया जब जाता है। साधारण विधेयक क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल। आर्टिकल 107 से वित्तीय विषयों को छोड़कर सभी धन विधेयक को इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो साधारण विधेयक हमने देखा कि ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107 से वित्तीय विषयों को छोड़कर, इसमें वित्तीय विषयों को शामिल नहीं किया जाएगा, सभी धन विधेयक इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक मनी बिल क्या होता है? तो आर्टिकल 110 से धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की संस्तुति पर वित्तीय विषयों से संबंधित इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। राष्ट्रपति की ही सहमति पर केवल आता है धन विधेयक। तो मनी बिल कैसे आता है? तो आर्टिकल 110 से राष्ट्रपति की सहमति से ही आता है मनी बिल। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा का स्पीकर बताएगा। धन विधेयक पेश होता है कब होगा? जब आर्टिकल 110 से होगा, राष्ट्रपति की सहमति से होगा, केवल लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है। तो लोकसभा में यह सबसे पहले आता है। और राज्यसभा की जो बात की जाए तो केवल 14 दिन तक उसे रोक सकती है। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक क्या होता है? तो राजस्व आय व्यय से संबंधित होता है। इसमें वित्त विधेयक होता है 117A से, वित्त विधेयक 117C से, धन विधेयक आर्टिकल 110 से। संसद, संसद में हम जब बात करते हैं तो इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। हमने देखा था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जिसमें हमने देखा था कि अगर लोकसभा कोई बिल को पास कर देता है और राज्यसभा किसी बिल को पास कर देता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे तो वो क्या होता है? बिल बन जाता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। आर्टिकल 108 से क्या होता है? तो ज्वाइंट सीटिंग होता है, जिसमें बात की जाए यदि कोई बिल जरूरी है, लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा ने पास नहीं किया है तो क्या होगा? राष्ट्रपति उसकी ज्वाइंट सीटिंग कराएगा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों को एक कमरे में बुलाकर एक मत करवाएगा, जिसमें बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के 50% और +1 सदस्यों की मंजूरी मिलने पर वह बिल पास हो जाएगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। अगर स्पीकर ना है लोकसभा के तो लोकसभा के जो उप सभापति होते हैं वह आएंगे, या फिर वह भी ना हुए तो राज्यसभा के सभापति आते हैं।
आर्टिकल 108 से संयुक्त बैठक राष्ट्रपति लाता है जब विधेयक 6 माह से असहमति हो, कोई सदन विधेयक पर सहमति ना करे या फिर उस पर प्रक्रिया प्रतिक्रिया ना दे। तो संयुक्त बैठक कब आता है, तो बात की जाए तो राष्ट्रपति लाता है जब कोई विधेयक मतलब राज्यसभा की मंजूरी ना मिली हो या फिर 6 माह से असहमति हो, कोई सदन विधेयक पर सहमति ना करे। 1950 से अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में हुआ था। बैंकिंग सेवा विधेयक 1977 में हुआ था। आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में हुआ था। धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होता है। संसदीय समितियां, स्थायी समिति हमेशा के लिए होता है और अस्थायी समिति समय के अनुसार होता है। लोक लेखा समिति की हम जब बात करते हैं तो भारत सरकार एक्ट जो है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 से 1921 में आया था। 22 सदस्य अध्यक्ष इसके विपक्ष का नेता होता है। तो इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष कौन होते हैं, विपक्ष का नेता। 1967 से केंद्र सरकार के विभागों व मंत्रालयों के लेखों की जांच करना, वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्राक्कलन समिति क्या होता है, तो प्राक्कलन समिति 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर मूलतः 25 सदस्य थे उस समय, 1956 से 30 सदस्य कर दी गई थी। यह सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति भी है एक, यह 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर आई थी। प्रवर समिति की बात की जाए तो प्रवर समिति सभी समितियों में सर्वाधिक प्रमुख समिति है। इसका गठन किसी विधेयक पर विचार विमर्श हेतु उसी सदन में किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में। और विशेषाधिकार समिति, इस समिति को संसद सदस्यों को प्राप्त उन मुक्तियों के हनन मामला इस समिति को सौंपा जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर किया जाता है। उपराष्ट्रपति के बारे में अब जानने वाले हैं। आर्टिकल 63 से क्या होता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 से क्या होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और वह लाभ के कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या फिर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसकी जगह कार्य करेंगे। आर्टिकल 66 कहता है चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के सभी दोनों जो सदनों के सदस्य शामिल होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर। तो आर्टिकल 66 क्या कहता है, निर्वाचक जो उसके मंडल होते हैं, जिसमें बात की जाए तो उसका चुनाव होता है, जिसमें संसद के सभी जो दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उसके चुनाव में भाग लेते हैं। आर्टिकल 67 में अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। आर्टिकल 67 में 5 वर्ष पूरा होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होगा। जो उपराष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र होने पर जल्द से जल्द निर्वाचन होगा। आर्टिकल 69 कहता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, शपथ राष्ट्रपति उसके नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। तो मतलब जो उपराष्ट्रपति का शपथ कैसे लेगा, तो राष्ट्रपति या फिर उसके नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 69 से आर्टिकल 70 कहता है कि अन्य आकस्मिक कोई जैसे कुछ चीजें आ गई तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो एक्टिंग जो प्रेसिडेंट कौन होगा, तो वह उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 70 से आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आर्टिकल 71 से यदि वो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति में कोई भी अगर कोई मामला आ रहा है तो फिर वह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश होगा, किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसका प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश होगा। प्रधानमंत्री की हम जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, इसमें बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर, विधायिका जिसमें बात करते हैं तो 552 टोटल मेंबर होते हैं। जिसमें बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लेजिस्लेटिव जिसमें बात की जाए तो विधायिका होती है, विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा होती है। और कार्यपालिका होती है, यहाँ पर प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नीचे आईएएस होते हैं। और न्यायपालिका में हम जब बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट होती है। और जो ये पीएम होता है ये कहाँ से आता है, तो प्रधानमंत्री बात की जाए तो जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है वो पीएम बनता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है।
तो हमने देखा पीएम क्या होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता। लोकसभा के बहुमत दल का नेता पीएम होता है। प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है आर्टिकल 75 से। आर्टिकल 75 से जो राष्ट्रपति होता है पीएम की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 74(1) से बात की जाए तो जो राष्ट्रपति की सहायता से पीएम मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और पीएम की नियुक्ति के 1 महीने के भीतर लोकसभा में विश्वास जो मत होता है वो पारित हो। एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को पीएम नियुक्त किया था। पीएम को अचानक डेथ हो जाएगी तो कभी भी हो सकता है। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु की हत्या के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने राजीव गांधी को पीएम नियुक्त किया था। पीएम की शपथ अनुसूची 3 में है। यहाँ पर हमने पहले भी देख लिया था, इसका जो डायग्राम था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होती है, लेजिस्लेटिव कहाँ पर होती है, एग्जीक्यूटिव कहाँ पर होती है। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और कार्यपालिका के अंतर्गत प्रेसिडेंट, फिर पीएम उसके नीचे, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर आईएएस होता है। और जुडिशरी यहाँ पर अलग होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। कानून बनाने का काम विधायिका का, कार्यपालिका काम या कानून लागू करती है। न्यायपालिका बात की जाए तो कानून की जांच करती है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन बात की जाए तो कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत स्थापित हुआ था। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था 28 जनवरी 1950 को। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। एक सीजेआई होता है और 33 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल हो गए, 34। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 33 जज होते हैं। आर्टिकल 124 बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 125 में जजों के वेतन के बारे में बताया गया है, संसद जो तय करती है। आर्टिकल 126 कार्यवाहक जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 127 तदर्थ जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, एडहॉक जज की नियुक्ति, कुछ समय के लिए जज की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और आर्टिकल 128 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बैठक में सेवानिवृत्त जो होते हैं न्यायाधीश की उपस्थिति। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड की अदालत होगा। आर्टिकल 130 से बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की सीट मतलब स्थान जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक होगी, जैसे दिल्ली में भी हो रही है। तो प्रेसिडेंट जो होता है राष्ट्रपति की सहायता से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं भी कर सकते हैं, मतलब उसे बदल सकते हैं। दिल्ली में आज हो रहा है, कल कहीं और कर सकते हैं। तो मतलब प्रेसिडेंट की सहायता से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं। आर्टिकल 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होता है आर्टिकल 131 से। आर्टिकल 138 से 137 से बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय आदेशों की समीक्षा किया जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू किससे संबंधित है, आर्टिकल 137 से। आर्टिकल 138 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार का विस्तार। आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट का कतिपय रिट जारी करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 143 से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होता है इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वह मतलब जरूरत पड़ने पर ले सकता है सलाह, मतलब किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 143 से। आर्टिकल 145 कहता है कि रूल ऑफ कोर्ट, संसद के जो पुराने कानूनों में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की सहायता से समय समय पर बदलाव कर सकता है। आर्टिकल 147 में संविधान की व्याख्या की गई। हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय के बारे में हम देखने वाले हैं। स्थापना कब हुई थी, 1862 में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे में स्थापना हुई थी। ये तीनों की बात की जाए तो 1862 है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं की नियुक्ति सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस राज्य के गवर्नर के परामर्श होता है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उस राज्य के गवर्नर के परामर्श से होता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी मतलब क्वालिफिकेशन क्या है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की,
तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल तक भारत के क्षेत्र में एक न्यायिक पद पर बैठा हो, 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, संसद द्वारा हटाया जा सकता है इसको, 62 वर्ष इसकी आयु पूरी कर ली हुई हो या फिर 5 साल इसकी टर्म पूरी की हुई हो। राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया जा सकता है, यह दे सकता है अपना, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब जैसे हाई कोर्ट के जज की मतलब हटाया जा सकता है निष्कासन की प्रक्रिया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज के निष्कासन की प्रक्रिया है। वेतन भत्ते इसके जो होते हैं संसद के द्वारा तय किया जाता है। तो जो जज होते हैं इनके जो हाई कोर्ट के, इनके जो वेतन भत्ते कौन तय करता है? संसद। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श के बाद हाई कोर्ट जज का तबादला करता है। आर्टिकल 214 से बात की जाए तो राज्यों के लिए हाई कोर्ट, और 215 से बात की जाए तो हाई कोर्ट का रिकॉर्ड, और आर्टिकल 216 से हाई कोर्ट का गठन होता है। आर्टिकल 217 से हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 219 से हाई कोर्ट जज की शपथ होती है। आर्टिकल 221 से वेतन के बारे में बताया गया है जजों के। आर्टिकल 223 से नियुक्ति एक्टिंग चीफ, और आर्टिकल 225 से बात की जाए तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। 25 हाई कोर्ट इन इंडिया इस समय है। पहला बात की जाए तो कलकत्ता हाई कोर्ट 2 जुलाई 1862 को अंडमान निकोबार में, बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 को, और मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 को हुआ था। देखिए सबका तीनों का ईयर एक ही 1862 है, लेकिन डेट थोड़ा अलग है। पहले कलकत्ता हुआ था, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। कलकत्ता बात की जाए तो 2 जुलाई 1862 को हुआ था। लीला सेठ बात की जाए तो फर्स्ट हाई कोर्ट की वुमेन जज थी, हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की जज थी, और 1991 में। लीला सेठ कौन थी? तो फर्स्ट वुमेन जज, फर्स्ट हाई कोर्ट की वुमेन जज कौन थी? तो लीला सेठ। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम देखने वाले हैं। तो संविधान में आर्टिकल 60 से ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 40 हमने पहले देखा था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। त्रिस्तरीय सरकार प्रणाली। ग्रामीण स्तर पर बात करते हैं तो ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है, और जिला परिषद पर बात की जाए तो जिला स्तर पर होती है। तो जिला परिषद जिला स्तर पर होती है, और यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। एग्जीक्यूटिव का काम कौन करता है करते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो रहता है, और बात करते हैं कौन रहता है, तो एग्जीक्यूटिव प्रधान यहाँ पर कार्य करता है। तो ग्रामीण स्तर पर प्रधान रहता है, और सरकार की तरफ से वीडियो रहता है। और ब्लॉक स्तर पर हम जब बात करते हैं तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कौन रहता है? वीडियो रहता है। वहीं जिला स्तर पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, और वहीं बात करते हैं तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से कौन रहता है? डीएम रहता है। अशोक मेहता समिति बात की जाए तो 1977 में जिला परिषद, मंडल परिषद, ग्रुप ऑफ विलेज। एलएम सिंघवी समिति भी ऐसी आई थी 1986 में। पंचायत वैधानिक होनी चाहिए, समय समय पर चुनाव होना चाहिए, फेयर इलेक्शन हो, पंचायत के पास इतना पैसा हो कि वो विकास कार्य कर सके। 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये इम्पोर्टेंट है। पंचायत यह संबंधित था, और पार्ट 9 में स्थित है यह। आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक। 11वीं अनुसूची बात की जाए तो यह स्थित है, और इसमें 29 विषय हैं। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, यह पंचायत से संबंधित है। पार्ट 9 में आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल और 29 विषय इसमें सम्मिलित किए गए थे। नगर पंचायत में हम जब बात करते हैं तो इसमें 30,000 से 1 लाख लोग रहने चाहिए नगर पंचायत के लिए। नगर पालिका किसे कहते हैं? जिसमें बात की जाए तो 1 लाख से 5 लाख लोग हो। नगर निगम हम जब बात करते हैं तो वहां पर 5 लाख से अधिक लोग होने चाहिए, जैसे दिल्ली, मुंबई, कानपुर, ये सब क्या हो गए? यहाँ पर नगर निगम है। तो नगर निगम के लिए क्या होना चाहिए? 5 लाख से अधिक लोग। नगर पालिका के लिए 1 लाख से 5 लाख लोग, और नगर पंचायत के लिए 30,000 से 1 लाख लोग। नगर पालिका की हम जब बात करते हैं तो नगर पालिका पार्ट 9 से संबंधित है। पार्ट 9 किससे संबंधित है? और अनुसूची 12 और विषय, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पर पार्ट 9 है नगर पालिका।
और अनुसूची हम बात करते हैं तो 12 है, विषय 18 है, आर्टिकल 243 से 243 ZG। और पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कौन थे? पंचायती राज या फिर स्थानीय स्वशासन के जनक। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करना। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? बलवंत राय मेहता समिति पर। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में 1959 में।